हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द लॉ एंड बियॉन्ड। देखिए, जब हम बात कानून की करते हैं कि एक कानून है जो लॉ है, वो अमल में तब आता है जब एक बिल जो है जब पार्लियामेंट में पेश होती है और पार्लियामेंटेरियंस मेंबर जो हैं वो जब उसको मेजॉरिटी के साथ पास करते हैं, तब वो बिल जो है एक कानून बन जाती है। और उसके बाद जब उस पर प्रेसिडेंट की एसेंट हो जाती है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि कोई फंडामेंटल कोई थ्रेट नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल्स के फंडामेंटल जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको ये लॉ वायलेट नहीं कर रही है, तो ये जो लॉ है, जो कानून है, ये अमल में आ जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुई 1944 के बाद, 1945 के बाद तकरीबन, तो जो जर्मनी है एक नए तरीके से एक नया स्ट्रक्चर जब उसको मिला डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, तो जर्मनी में जो जज थे उन्होंने इसी तरीके से जो नाजी एरा में जो लॉ थे, कानून थे, उनको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जो नाजी एरा, नाजी रिजीम और हिटलर के टाइम जो भी कानून थे वो तो लॉ असल में थे ही नहीं। और इसी स्टेटमेंट ने उनके एक नई लीगल फिलॉसफी जो होती है उसको कहीं ना कहीं जन्म दिया, जो काफ़ी आमतौर से बहुत कम लोग इसको जानते हैं। और ये एक नई थ्योरी, एक नया फॉर्मूला निकल के आया, और ये हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा, जिसको हम रैड ब्रोच फॉर्मूला कहते हैं, जिसको हम रैड ब्रूच थ्योरी कहते हैं। अब लेकिन इसको जानने से पहले हमें एक फ्लैशबैक में जानना होगा कि असल में क्या घटनाएं घटी कि रैड ब्रूच फॉर्मूला कहां से निकल के आया। तो देखिए, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो जब नाजी एरा था, हिटलर का दौर था, तो जर्मनी में ये कानून था कि कोई भी सरकार से, जो नाजी जर्मनी की सरकार थी, वो सरकार से जुड़े हुए सरकार के लोग या तो फिर सरकार और या तो हिटलर को कोई भी पब्लिकली या प्राइवेटली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था। अब हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो सोल्जर थे, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे, वो जंग से छुट्टी लेकर के अपने घर जाते हैं, और घर जब जाते हैं वो अपनी वाइफ से मिलते हैं, तो वो अपनी वाइफ से हिटलर और हिटलर रिजीम की, यानी कि जो नाजी गवर्नमेंट थी, उसकी बुराई करते हैं और कुछ अगेंस्ट में भी बात बताते हैं। और ये सारी बात प्राइवेटली अपने घर में वो करते हैं अपनी वाइफ से। जो सोल्जर की वाइफ थी, जर्मन सोल्जर जो थे, उनकी जो वाइफ थी, उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था किसी और बंदे के साथ, और जिस आदमी के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जो जर्मन सोल्जर की वाइफ थी, उसको कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि ये जो कानून है कि जो भी अगर जर्मन नाजी एरा में, जो भी जर्मनी में नाजी जो भी लॉ था, हिटलर के अगेंस्ट या हिटलर सरकार के खिलाफ कोई बोलता है, चाहे पब्लिकली हो चाहे प्राइवेटली हो, उसको डेथ पेनाल्टी की सज़ा दी जाएगी। और ये लीगल ड्यूटी थी लोगों की कि वो अथॉरिटीज़ को और ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करेंगे। तो इसी का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए, ये सोल्जर की वाइफ को कहीं ना कहीं ख्याल आता है, थॉट आता है, और उस आदमी के साथ जिसके साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, वो उसके साथ रह सकेगी और अपने हस्बैंड को वो डेथ पेनाल्टी की सज़ा दिलवा करके, जो कि जर्मन सोल्जर है। और इस तरीके से उसके मन में ख्याल आया और उसने किया भी यही। उस लेडी ने, उस औरत ने, जो ऑफिशियल्स थे जर्मनी में उस वक्त के, उनको रिपोर्ट किया, और उस क्राइम में जर्मन जो सोल्जर था उसको गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर ट्रायल बाकायदा चलाया गया और उसको सज़ा दी गई डेथ पेनाल्टी की।
और डेथ पेनाल्टी में ये सजा उसको दी गई कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम उसको फ्रंट हेड पे, फ्रंट फुट पे लड़ने की सजा दी गई। और हुआ भी यही कि जब वो सोल्जर फ्रंट फुट पे लड़ा जर्मनी के तरफ से, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उसकी मौत भी हो गई। अब जब ये सारी चीजें हो गई, अब ये सारी जो भी घटनाएं जब हो गई, अब इसके बाद अंत होता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। अब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो जाती है, तो जिसमें जर्मनी हार जाता है, तो अब जर्मनी का एक नया विस्तारीकरण होता है डेमोक्रेटिक फॉर्म में। तो नाजी एरा और नाजी जर्मनी के जितने भी अधिकारी थे, ऑफिशियल थे, वो सारे न्यूरमबर्ग ट्रायल भी उन पे चलाया गया। अब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुई, जिसमें जर्मनी हार गया, तो उसी लेडी के ऊपर एक नया केस फाइल किया जाता है और नया मुकदमा चलाया जाता है। और सिर्फ उस लेडी पर ही नहीं, बल्कि जितने भी सारे अधिकारी, ऑफिशियल्स, अथॉरिटीज थे जो नाजी एरा के लॉ को सपोर्ट करते थे, जिन्होंने रिपोर्ट किया था, और उनके ऊपर भी केस मुकदमा चला। इसमें न्यूरमबर्ग ट्रायल भी चला। उस लेडी को जब कोर्ट में लाया गया तो उनसे पूछा गया, तो उस लेडी का कहना था अपने डिफेंस में कि उसने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है, उसने तो उस वक्त का जो लॉ था उसको फॉलो किया, और जो कि लीगल ड्यूटी था रिपोर्ट करना अथॉरिटीज को, उसने वही किया, उसने तो कोई क्राइम किया नहीं है। इस पे जो जज थे, जो नए डेमोक्रेटिक फॉर्म में जो गवर्नमेंट बनी जर्मनी में, उसमें जो जज थे जो कोर्ट में, उनका कहना था कि ऐसा तो कोई लॉ था ही नहीं, जो क्योंकि वो इतना अनजस्ट थे, वो इतने एक्सट्रीम थे, इतने इंसानियत और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट थे, जिससे लाइफ और लिबर्टी को थ्रेट आता है, जो लाइफ और लिबर्टी के अगेंस्ट में है, उसको कैसे लॉ का हम दर्जा दे सकते हैं? चाहे वो कितना भी प्रॉपरली और प्रॉपर तरीके से वो पार्लियामेंट में अगर पास हो भी गया है, तब भी हम उसको लॉ का दर्जा नहीं दे सकते हैं, जो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली फंडामेंटली लाइफ, लिबर्टी, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में है, इतना एक्सट्रीम है कि उसको हम लॉ का दर्जा दे ही नहीं सकते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जर्मन कोर्ट ने वाइफ को कन्विक्ट किया, और जर्मन कोर्ट ने ये जो फिलॉसफी निकाली, इसी को हम कहते हैं रैडब्रूच थ्योरी, रैडब्रूच फॉर्मूला। और ये आया भी है जर्मन के जो एक लीगल फिलोसोफर थे, गुस्ताव रैडब्रूच, ये इन्हीं से आई है। जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तब रैडब्रूच जो थे वो कहीं ना कहीं लीगल पॉजिटिविस्ट थे। उनका भी ये मानना था कि कानून अल्टीमेटली है तो कानूनी, चाहे वो मॉरल हो या ना हो। उनका मानना था कि जो लॉ है, जो स्टैट्यूट है, उसको जज का काम है कि वो उसको फॉलो करे, बल्कि उसका काम ये नहीं है कि वो उसकी मोरालिटी को जज करे। जब गुस्ताव रैडब्रूच नाजी जर्मनी और नाजी एरा में जब जर्मनी को देखते हैं, वहाँ के लोगों पे अत्याचार देखते हैं, इतना जुल्म देखते हैं, जहाँ एक लॉ को, एक्सट्रीम लॉ को वैलिड बना करके मासूमों की जान लिया जा रहा हो, जहाँ लाखों लाखों जेनोसाइड किए जा रहे हैं, इसको जस्टिफाई करता है। इसी को लेकर के रैडब्रूच ने, गुस्ताव रैडब्रूच ने अपना स्टैंस कहीं ना कहीं बदल दिया। उसके बाद उन्होंने इसी फॉर्मूले को जन्म दिया, जिसको कहते हैं रैडब्रूच फॉर्मूला या रैडब्रूच थ्योरी, जो ये कहती है कि नॉर्मली जो है, जो कानून है, वो फॉलो होना चाहिए, चाहे वो अनफेयर ही क्यों ना हो। लेकिन जब उस लॉ से इनजस्टिस कहीं ना कहीं हो रही हो, और एक्सट्रीम लेवल पर इनजस्टिस हो, जो इनटॉलरेबल हो, जो बेसिक इंसानियत के अगेंस्ट में हो, जो बेसिक राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निटी और लिबर्टी के अगेंस्ट में हो, वो खत्म कर दे, तो ऐसे में उस लॉ को, कानून को, स्टैट्यूट को हम कानून मान ही नहीं सकते। वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टैट्यूटरी लॉलेसनेस ही मानी जाएगी, जो कि एक कानून के भेस में, लॉ के भेस में जुल्म करने का एक जरिया होगी। यही आइडिया, यही थ्योरी रैडब्रूच की आगे निकल करके
ये नींव बनती है न्यूरमबर्ग ट्रायल की, जहां पर नाजी ऑफिसर्स और जितने भी अधिकारी ऑफिसर्स ऑफिशियल्स थे अथॉरिटीज थे, ये डिफेंस नहीं ले पाए ये कह के कि उन्होंने तो खाली उस वक्त के लॉ को ऑर्डर को फॉलो किया जो लॉ था। इस पे क्या राय है गुस्टैव रॉडब्रूच के इस फॉर्मूले पर, आप भी हमें कमेंट सेक्शन पर बताएं। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए द लॉ एंड बियॉन्ड।